तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इससे पहले भी हम लोग एक लेक्चर इस पर कर चुके हैं। तो फिजिकल डिवीजन इंडिया का जो है, इसमें सबसे पहला आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स में इसको हम लोग थोड़ा आगे जाकर के फिर डिटेल करेंगे। माउंटेन में आता है हमारा हिमालयन रेंजेस, द ग्रेट हिमालय। सेकेंड है हमारा प्लेन्स, जिसको हम लोग गंगेज का प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। थर्ड है हमारा जो प्लेट्यूज है, इंडियन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज कोस्टल प्लेन्स, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। आगे हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो हमारा ये क्लास कोशिश रहेगा कि हम लोग 3 सेशन में इसको खत्म कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब है कि ये फिजिकल डिविजन्स क्यों है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली कुछ एक चीज को जानेंगे और फिर वहां पहुंच जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या हम लोग रॉक का नेचर को देखते हैं। तो रॉक का नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं कि हमारे पास रॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है, जैसे ग्रेनाइट, जैसे मार्बल, है ना। ये ताजमहल किससे से बना हुआ है? मार्बल। मार्बल क्या है? इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है भाई, इसी तरह से बहुत सारा सॉफ्ट रॉक भी होता है, जैसे ये जिसको सोप स्टोन बोलते हैं। सोप स्टोन इतना सॉफ्ट होता है, इससे क्या बनाया जाता है? टेल्कम पाउडर, है ना। गर्मियों में जो, है ना, नहीं हम लोग यूज करते हैं, वो किससे होता है? इसी सोप स्टोन से बनता है। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट यही होता है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा देखते हैं हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सॉइल का नेचर है, सॉइल का जो कलर है, सॉइल में जो फर्टिलिटी है, इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है भाई, अलग अलग जगह का सॉइल का नेचर अलग अलग, कहीं पे लोमी सॉइल है, कहीं एलुवियल है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं पे फर्टाइल है, कहीं पे इनफर्टाइल है। ऐसा करके बहुत तरह का सॉइल हमारे देश में मिलता है। ठीक है भाई, अब सॉइल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? तो सॉइल का फॉर्मेशन जो है अलग अलग होने का रीजन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कारण से जो सॉइल है उसका नेचर डिफरेंट हो जा रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि हमारे कंट्री में डिफरेंट नेचर का सॉइल क्यों अवेलेबल है, तो इसका रीजन क्या होगा? डिफरेंट रॉक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरी का सॉइल को प्रिपेयर करता है, और कुछ और भी जियोग्राफिकल फीचर्स है जिसकी वजह से सॉइल का नेचर डिसाइड होता है। ठीक है भाई, चलिए, इंडिया क्या है? एक लार्ज लैंड मास है। ठीक है, अब ये फॉर्म होता है क्या? डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। एक टर्म आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देंगे। जियोलॉजिकल पीरियड, क्या टर्म आ रहा है? तो इसमें है एक टर्म यूज है, वो है जियोलॉजिकल पीरियड। ये जियोलॉजिकल पीरियड क्या होता है? देखिए भाई, जैसे एक हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री में डे एंड डेट्स को एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करते हैं। इसलिए ताकि हमको हिस्ट्री का सारा चीज एक सिंक्रोनाइज वे में पढ़ने के लिए मिले। उसी तरह से ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को, पूरे इंडिया को, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड into several geological periods। अब जियोलॉजिकल पीरियड्स क्या है? एक लंबे टाइम में, ये जियोलॉजिकल पीरियड जो है ये काफी लंबा लंबा टाइम होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में चेंज जो है ये शॉर्ट टाइम में नहीं आता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आता है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, 1 लाख मिलियंस ऑफ ईयर्स है मान लो, है ना, ये अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक मैन्युफैक्चर बना था, और ये हम लोग यहाँ आ गए। इसको मान लो हम लोग क्या किए, सेवरल जियोलॉजिकल पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट अगर किए हैं, तो ये भी क्या होगा भाई, है ना, लैक्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स होगा, एक एक जो उसका पीरियड का होगा। तो जियोलॉजिकल पीरियड ऐसा ही होता है। इसको हम लोग क्या किए हैं, ऐसा पार्ट बाय पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पूरा ड्यूरेशन को। ठीक है, एक ड्यूरेशन को लोग क्या बोलते हैं, एक जियोलॉजिकल पीरियड बोलते हैं। ये जियोलॉजिकल पीरियड सबको समझ में आ गया? चलिए, विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, रिलीफ फीचर्स क्या होता है? देखिए भाई, कुछ एक टर्म जो है उसको हम लोग साथ में डिस्कस करते जाएंगे। पूरे ज्योग्राफी में रिलीफ फीचर्स क्या होता है? रिलीफ फीचर्स का मतलब हम लोग समझेंगे ऐसा कि पूरे का पूरा ज्योग्राफी में, पूरा का पूरा अर्थ में, किसी भी एरिया में जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये जो है एल्टीट्यूड में जो वेरिएशंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। इसको हम लोग आगे थोड़ा और डिस्कस करें। ठीक है, समझ बात आ गई? तो ये क्या है हमारा, डिफरेंट प्लेस पर हमारा क्या है, डिफरेंट नेचर का रॉक अवेलेबल। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का रॉक हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, अब है फिजिकल फीचर्स जो है, इसको अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग तरीके से
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका कुछ कुछ सर्टेन थ्योरी रहता है, और वो किस पर बेस्ड रहता है? ऑन सर्टेन एविडेंसेस रहता है। ठीक है, इतना सारा जो थ्योरीज है, इतना सारा जो एविडेंसेस पर बेस्ड थ्योरीज है, उसमें जो मोस्ट प्लॉजिबल थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला। ठीक है भाई, क्योंकि ये थ्योरी है, क्योंकि उस समय अर्थ क्या था, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और आज क्या है, तो मिलियंस ऑफ अगर ईयर्स अगो जो है, उसको हम लोग सर्टेन एविडेंसेस के बेसिस पर एक प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, और उस पर एक बेस्ड थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय का कोई आदमी तो है नहीं जो बताएगा, है ना। इसीलिए हम लोग ऐसा बहुत सारा थ्योरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है भाई, अभी ये हमारा क्या है? अर्थ है। इस अर्थ को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसमें जो ये रेड टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? मॉल्टेन लावा है। क्या है? इसको हम लोग, अगर हम लोग अर्थ का पिछले क्लास में हम लोग जिसमें अर्थ का ऑपरेशन किए थे, तो हम लोग देखे थे कि अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, क्रस्ट बोलते हैं। सेकेंड लेयर क्या था? तो ये जो है ना, ये मेंटल ही है। ठीक है, ये कौन सा लेयर है? मेंटल। और ये क्या है? क्रस्ट है, जो टॉप लेयर है। क्रस्ट जो है ना, वो काफी थीन लेयर है, समझ गए। ये क्रस्ट जो है, ये फ्लोट कर रहा है किस पर? मेंटल पर, समझ गए। मोल्टेन लावा पर ऐसा समझ सकते हो। क्लियर हो गया। और ये क्या है ना, पार्ट बाय पार्ट है। ये पार्ट बाय पार्ट जो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट क्या कर रहा है? इसमें मूवमेंट भी हो रहा है, और इसका मूवमेंट के कारण बहुत सारा ज्योग्राफिकल इवेंट्स होता है। उस सारा चीज को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, समझ गए भाई। तो अर्थ का एंट्री में जो है, ये हमारा सबसे टॉप लेयर जो, ये क्या है? क्रस्ट है। ये जो है, ये क्या है? मेंटल है। ये क्या है? आउटर कोर। ये क्या है? इनर कोर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? अगर किसी को समझने में परेशानी होगी तो बताना भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे है। द अर्थ, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ एस्थेनोस्फेयर। देखिए भाई, ये जो एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल जब लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम देखे थे कि जो मेंटल का टॉप लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, और जो क्रस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है भाई, तो लिथोस्फेयर जो है वो हमारे पास टू टाइप्स का है। वन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। एंड सेकेंड वाज ओसेनिक क्रस्ट या फिर ओसेनिक लिथोस्फेयर। ठीक है भाई, जो ओसेनिक लिथोस्फेयर है, और एक जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर क्या हो गया? इट इज द लेयर जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर, या फिर ऑन विच लिथोस्फेयर फ्लोट्स। ठीक है, दो चीज समझ गए हम लोग। टर्म जो भी आता है, कोशिश करना है उसको लिखते जाइए। ठीक है भाई, टर्म्स को लिखते जाएंगे तो उससे आगे समझने में सुविधा होगी, कि बार बार आपको टर्म एक्सप्लेन तो करेगा नहीं लोग। इसीलिए कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर क्या हो गया, समझ में आ गया। इसी को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं। इसको अगर जनरल वर्ड्स में समझना है तो इसका मतलब ये है, क्रस्ट का वो पार्ट जिसके ऊपर में कंटिनेंट्स है। ठीक है, ओशनिक लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट का वो पार्ट जिसके ऊपर ओशन है। ठीक है, इस दोनों के नेचर में वेरिएशन होता है, दोनों के नेचर ऑफ रॉक में भी डिफरेंसेस है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हीट कहां से जनरेटेड होता है? उसका एक प्लॉजिबल रीजन ये भी है, एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है इनसाइड द अर्थ, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हीट का जनरेशन होता है। और हीट के जनरेशन से क्या हो रहा है? देखो भाई, एस्थेनोस्फेयर में, इसको मेंटली बोलते हैं हम लोग, एस्थेनोस्फेयर में एक करंट आ रहा है। देखो, इसको कौन सा करंट बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को कन्वेक्शन करंट जो है, ध्यान देना भाई, कन्वेक्शन करंट जो है, ये कन्वेक्शन करंट जो है कहाँ जनरेट हो रहा है? एस्थेनोस्फेयर में हो रहा है। कन्वेक्शन करंट कहाँ जनरेट हो रहा है? एस्थेनोस्फेयर में जनरेट हो रहा है। क्लियर हो गया। और ये जो कन्वेक्शनल करंट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारा मूवमेंट होता है इनसाइड द अर्थ। ठीक है भाई, और ये रीजन बनता है प्लेट्स का मूवमेंट के लिए। अगर कोई पूछे कि प्लेट्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स और कन्वेक्शनल करेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। दीज अपवर्ड करेंट्स ब्रेक द क्रस्ट इनटू लार्ज पीसेस, और यही क्रस्ट को टुकड़ों में बांटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
विच आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। प्लेट्स जो है जिसको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं उसको एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। दोनों टर्म यूज होते हैं। लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर का प्लेट्स है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है भाई, टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, प्लेट्स, तो टेक्टोनिक, उसी को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं और उसी को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं। ये प्लेट्स जो है टुकड़ों में क्यों बटा है, तो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करेंट्स। कोई दिक्कत है? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्लेट्स देखते हैं और इस प्लेट्स का लोकेशन क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, पहला प्लेट कौन है, कितना प्लेट्स है टोटल, गुड, वी हैव 7 मेजर प्लेट्स। तो इसको याद रखेंगे कैसे, हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कितना है, 7 है। ठीक है भाई, तो 7 कॉन्टिनेंट्स भी है और हमारे पास 7 प्लेट्स भी है, इससे याद रखना है। तो प्लेट्स का नंबर याद रखने में परेशानी नहीं। ठीक है, पहला है पैसिफिक प्लेट। ठीक है, अब तुमको ये 2 साइड दिख रहा है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, वो स्फेरिकल शेप में है, तो इसी का वो पार्ट भी है। ठीक है, इसको जब तुम ऐसा राउंड करेंगे, देखो ये फ्रंट है, ऐसा करके जब राउंड करोगे, इसको ऐसा राउंड करोगे, तो ये पैसिफिक यहाँ से लेकर यहाँ तक है मान लो। इसको जो हम लोग फ्लैट करेंगे यहाँ से काट के अलग किए, इसीलिए इस साइड भी है और इस साइड। क्लियर हो गया? जिसको समझने में थोड़ी परेशानी होगी बताना मुझे, है ना, समझ बात आ गई? तो बढ़ते हैं आगे। पहला हो गया क्या, पैसिफिक प्लेट, दूसरा अफ्रीकन प्लेट। अभी तुम सुने होगे न्यूज में काफी चल रहा है कि अफ्रीकन प्लेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है ना, तो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल इसको हम लोग अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज साउथ अमेरिकन प्लेट। देखो नाम याद रखने में परेशानी नहीं, साउथ अमेरिका के आसपास जो प्लेट है उसको क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट। अफ्रीका के आसपास का जो प्लेट है उसको अफ्रीकन प्लेट, है ना। पैसिफिक पूरा जो बना हुआ है वो पैसिफिक प्लेट के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिक प्लेट, जो अंटार्कटिक का लोकेशन है वो अंटार्कटिक प्लेट है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका के आसपास का जो प्लेट है उसको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बोलते हैं। ठीक है भाई, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मिलाकर के जो प्लेट है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। और उसके बाद जो ऊपर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपियन प्लेट बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? कौन कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो नॉर्थ अमेरिका के साइड बाय साइड है, पैसिफिक के नीचे जो प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिका के आसपास जो है उसको साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीका के आसपास जो है उसको अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका के आसपास जो है अंटार्कटिक प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो प्लेट है उसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है भाई, और ऊपर में जो है यूरोप के आसपास, जो यूरोप और एशिया दोनों को मिलाता है, उसको हम लोग यूरोपियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो प्लेट्स है ना, इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है। इनके मूवमेंट होने से क्या हो रहा है, ये स्ट्रेसेस क्रिएट करता है बिटवीन द प्लेट्स। और कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है, ये ध्यान देना, 3 तरह का चीज होता है, दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसको समझना, 2 चीज होता है एक्चुअली, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ठीक है, एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये जो उपद्रव हो रहा है नीचे में, ये रीजन इसका क्या है, अभी हम लोग समझे थे क्या रीजन था, कॉन्वेक्शन करंट, है ना, क्या था? ठीक है, कन्वेक्शनल करंट जो है वो इस तीनों चीज का रीजन है, फोल्डिंग के लिए भी, फॉल्टिंग के लिए भी और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए भी। इसको भी हम लोग समझेंगे आगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो भाई, कहीं कहीं पे हमको क्या दिख रहा है, ये रॉक्स फोल्डेड टाइप का नहीं दिख रहा है। हिमालय जो है ये फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं इसको, न्यूली फोल्डेड माउंटेन। तो ये रिजल्ट है किसका, इसी फोल्डिंग का, है ना। समझ गए बात को, क्लियर हो गया? ये क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, ये सब के पीछे रीजन किसका है, कन्वेक्शनल करेंट्स का है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी हैव एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। प्लेट्स नहीं, इट इज प्लेट मूवमेंट, याद रखना। ये प्लेट का मूवमेंट जो है हमारे पास 3 टाइप्स का, और इसके 3 टाइप्स की वजह से कई सारा डिफरेंट टाइप्स का इवेंट्स हो रहा है। तो पहला हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स। सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट प्लेट्स एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। लिख लीजिए इसको, फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट प्लेट्स, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट प्लेट्स, थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। इसको याद रखने में परेशानी नहीं है, आसानी से याद रख लें हम लोग। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हमारे कन्वर्जेंट प्लेट्स। देखो, कन्वर्जन और डाइवर्जन देखने से लग रहा है कन्वर्जन का मतलब क्या होता है और डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, तो समझेंगे। कन्वर्जन का मतलब, डाइवर्जन का मतलब, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म का मतलब, ऐसा ऐसा याद रखें।
याद रहेगा ये। कन्वर्जन का मतलब दिस, डाइवर्जन का मतलब दिस, और ट्रांसफॉर्म का मतलब दिस, ऐसे याद रखना। ये तुमको आगे अभी काम देने वाला। कन्वर्जन का मतलब ऐसे याद रखना है, डाइवर्जन का मतलब ऐसे याद रखना है, और ट्रांसफॉर्म का मतलब ऐसे याद रखना है। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, ये है कन्वर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, अब देखो ये एरो देखना, इसका एरो, ये एक्चुअल ऐसा, तो ये क्या हो रहा है, एक प्लेट इधर आ रहा है, दूसरा प्लेट भी इधर आ रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल इवेंट्स दैट में अकर। पहला क्या हो सकता है, देखो एक प्लेट इधर आ रहा है, दूसरा प्लेट भी इस साइड आ रहा है। या तो दोनों जो है ऐसा अपवर्ड जाएगा अगर फोर्स ज्यादा होगा तो, या फिर दोनों ऐसा डाउनवर्ड जाएगा, ये भी हो सकता है। अगर ये अपवर्ड जाएगा तो ये फिर माउंटेन का क्रिएशन करता है, जैसा हमारा हिमालय है, इट इज अ न्यूली फोल्डेड माउंटेन। ऐसे प्लेट्स का मूवमेंट होगा, ये किधर जाएगा, ऊपर जा रहा है ना। समझ रहे हो बात को। अगर किसी को समझने में परेशानी हो तो बताना, ठीक है भाई। ये ऐसा इसीलिए हिमालय ग्रो भी कर रहा है, क्योंकि प्लेट से फोर्स लगे, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ठीक है। और ये अगर इस डायरेक्शन में एक बार बेंड हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, समंदर ओशन बना देगा भाई, ठीक है। यानी कन्वर्जेंट प्लेट्स जो है, ये दोनों ही पॉसिबल रीजंस को ट्रिगर करता है, साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शन को भी ट्रिगर करता है, ठीक है, साथ ही साथ अर्थक्वेक को भी ट्रिगर करता है। तो जो हिमालयन रीजन है, ये क्या है, अर्थक्वेक प्रोन जोन। तो हिमालयन जोन जो है पूरा, ये क्या है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यानी हम लोग भी जो रहते हैं, किसमें रहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन जोन में रहते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है तो कभी भी आ सकता है, ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्जेंट प्लेट्स का हमको क्या याद रखना, एरो ऐसा याद रखना, ठीक है भाई। ये देखिए, ये लिथोस्फीयर है, इसमें जो है ये डाइवर्जेंट प्लेट्स क्या है, एक दूसरे से अलग हो रहा है ना। ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, बीच में क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। एट सम प्लेसेस द प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर व्हिच आर नोन एज डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है भाई। प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रहा है। जैसे अभी हम लोग अफ्रीकन प्लेट के बारे में जान रहे थे, अफ्रीकन प्लेट्स क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है ना। इस बीच में क्या होगा, पानी आ जाएगा ना, नहीं आएगा, ओशन का ये पार्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेसेस, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग टेक्स प्लेस, ठीक है भाई। फोल्डिंग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोल्डिंग, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्टिंग, ठीक है भाई। समझ गए बात को, फोल्डिंग और फॉल्टिंग में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या करना, हमको एरो जो है ऐसा याद रखना, वन इज दिस, वन इज लाइक दिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली स्लाइड करता है साइड बाय साइड, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आई बात सबको। इस तरह का जो प्लेट्स का मूवमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। चलिए भाई, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आज हम लोग जो कॉन्टिनेंट्स का पैटर्न देख रहे हैं, वो कैसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। इसको ऐसा फ्रेम में आने में कितना ईयर्स लगा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा। पहले हमारा अर्थ कैसा था और अभी हमारा अर्थ कैसा, ऐसा बदलते बदलते, ऐसा बदलते 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 ऐसा, ठीक है भाई। समझ गए बात को। देखिए कैसे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सब स्लाइड हो रहा है प्लेट्स, है ना, और फिर एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। देखो कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, बढ़ते आगे। Such movements have also influenced the evolution of the present landform features relief of India. पूरी दुनिया में जब ऐसा हो रहा था, इंडियन रिलीफ फीचर्स जो है वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ, ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंडिया का जियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। समझ गए। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, ठीक है। सेंटर में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, इसको एंशिएंट लैंड मास मानते हैं, किसका, इंडिया का, नो, अर्थ सरफेस का, है ना, पूरे अर्थ का वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास माना जाता है, किसको, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को, ठीक है भाई। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, है ना, मोस्ट स्टेबल माना जाता है इसको,
ठीक है, इसीलिए इंडिया का सिविलाइजेशन क्या है, बहुत एंशियंट है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल चेंज नहीं आया, जियोलॉजिकल चेंज नहीं आया। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे टॉप में क्या है, हिमालयन, ग्रेट हिमालय। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, गंगेज प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग देखेंगे अगर, तो जैसे अभी हम लोग पेनिनसुलर प्लेटियो को क्या देख रहे थे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म था। उसी तरह अगर हम लोग जियोलॉजी के फॉर्म से, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से हिमालय को अगर देखने की कोशिश करें, तो ये मोस्ट अनस्टेबल जोन है। क्यों, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, न्यूली फोल्डेड माउंटेन जहां भी दिखे वो अनस्टेबल जोन होता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये न्यूली डेवलप्ड माउंटेन का पहचानने का तरीका है। ठीक है भाई। सेकेंड वन इज नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द alluvial deposits brought by Himalayan rivers such as Ganga and Brahmaputra. There are so many other rivers also. हम लोग इसको डिटेल करेंगे बारी बारी से, परेशान नहीं होना है। And the third one is peninsular plateau. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks. Metamorphic rock किसको बोलते हैं, जैसा कैल्शियम कार्बोनेट है और मार्बल है। मार्बल इज द मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। ठीक है भाई, तो बारी बारी से देखें हम लोग क्या। ये हमारा पहला द हिमालयन माउंटेन्स, जो फिजिकल डिवीजन हमारा। सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड वन इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड द फोर्थ वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज द कोस्टल प्लेन्स, इसको ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लिख लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स को। तो हिमालयन माउंटेन्स जो है ये जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, इसको फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। कैसा माउंटेन बोलते हैं, न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स। ये कैसे बना है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से बना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये जियोलॉजिकली काफी यंग है। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जिसको हम लोग ये बॉर्डर बोलते हैं, इस पे पूरा स्ट्रेच है किसका, हिमालय का, है ना। क्लियर है। तो थोड़ा और देखते हैं डिटेल्स। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। इसको हम लोग क्या मानते हैं, ऐसा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कैसा फ्लो कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, इंडस से ब्रह्मपुत्र तक। अब इंडस कहाँ है, तो ये हुआ इंडस, है ना। इसका एक एक लाइन हम लोग इसको मान सकते हैं, दूसरा ब्रह्मपुत्र, दूसरा लाइन इसको हम लोग ये मान सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बीच में हम मान सकते हैं क्या, ये पूरा हिमालयन रेंज है। किसके बीच में, कौन से टू रिवर्स के बीच में, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ठीक है भाई, देखिए कुछ बेसिक बात है हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, उसके बारे में हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इससे ज्यादा लॉफ्टीएस्ट माउंटेन नहीं है, इससे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन नहीं है। ठीक है, समझे, इससे ज्यादा हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन नहीं है, लाइक दिस, इसको पीक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, ये हिमालय का क्या है, अल्टीमेट है भाई, समझ गए। अब है क्या कि ये हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, हॉर्स स्ट्रक्चर, एक ऐसा आर्क जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, आर्क जैसा। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, नहीं है, आर्क जैसा स्ट्रक्चर है ना। हिमालय स्ट्रक्चर कैसा हो गया, आर्क जैसा स्ट्रक्चर है। और इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितना है, 2400 किलोमीटर, इसको याद रखना। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ हिमालय इज, लिख लीजिए इसको ऐसे, लेंथ ऑफ हिमालय। कॉपी कलम रेडी रखना है साथ। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ हिमालय इज 2400 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए। और ये कहां से कहां तक है, यानी इंडस से ब्रह्मपुत्र का डिस्टेंस कितना हो गया, चलिए ठीक है। अब है इसका लेंथ हम लोग देख लिया, अब हम लोग विड्थ देखते हैं।
विड्थ के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय जो है उसका जो विड्थ है इधर अधिक है और इधर आगे क्या हो गया, कम हो गया। यानी हिमालय को अगर हम लोग देखें, हिमालय का जो वेरिएशन है और उसको रफली देखा जाए तो वो इस टाइप का आर्क बनाता है। ठीक है भाई, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। हालांकि इसके आगे भी, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको पूर्वांचल कहते हैं, इसको हम लोग बाद देखेंगे। लेकिन जो बेसिक आर्क है उसमें ये वाला भाग जो है, जो ईस्टर्न पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है ना। और ये ईस्ट नहीं है, ये क्या है, ये अभी सब नींद में है, ये वेस्ट नहीं है, ये ईस्ट। ठीक है भाई। अब देखिए हिमालय जो है उसका वेस्ट में विड्थ जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है उसका विड्थ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो दिक्कत है। चलो इसको लिख लेना है, देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो वेस्ट पार्ट जो है इसका, उसमें हिमालय का विड्थ अराउंड 400 किलोमीटर है, और जब ईस्ट में आते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर। ठीक है, और इस फिगर को दिमाग में रखना है, कश्मीर के पास इसका विड्थ बहुत ज्यादा है और ईस्टर्न जोन में आते हैं तो इसका विड्थ काफी कम हो जाता है। ठीक है भाई, इट इज अराउंड 1/4। ठीक है, आगे बढ़े। The altitudinal variations are greater in the eastern half and those in the western half। इसको हम लोग समझेंगे फर्स्ट। ठीक है, विड्थ देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब हाइट, हिमालय का जो हाइट है लाइक दिस, ये है ना, इसको हम लोग एल्टीट्यूडनल वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, कहीं हाइट इतना ज्यादा है, कहीं हाइट कम है, कहीं हाइट ज्यादा है, कहीं हाइट कम। तो इसका भी क्या है, कोई पैटर्न है क्या हिमालय में। तो इसको जब हम लोग नोटिस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, दोज इन द वेस्टर्न हाफ। यानी इसको अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर ले ऐसे करके, है ना, तो ये कौन सा ईस्टर्न हाफ, ईस्टर्न हाफ। अगर पूरा हिमालय है, ये मान लो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हिमालय है, इसको हम लोग अगर ऐसा हाफ कर लें तो ये ईस्टर्न हाफ हो गया और ये वेस्टर्न हाफ हो गया। ये समझने में दिक्कत है किसी को। अब क्या लिख रहा है, द एल्टीट्यूडल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, ईस्टर्न हाफ में जो है, दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ठीक है, ये हो गया। एक्चुअली इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, तो हिमालय में कितना रेंजेज है भाई, 3 पैरेलल रेंजेज है। और अच्छी बात क्या है, तीनों पैरेलल रेंजेज है। पैरेलल रेंजेज मतलब लाइक दिस। जो सबसे टॉप मोस्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर हिमालय, नहीं क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर हिमालय, फिर इनर हिमालय बोलते नहीं, और इसको मिडिल हिमालय और इसको आउटर हिमालय। ठीक है, या फिर इसको हम लोग देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बारे में हम लोग एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो टॉप लेयर है वो क्या हो गया, हिमाद्री। दुनिया का जितना भी लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पीक है वो किस में है, हिमाद्री में है। ठीक है, जितना भी हिल स्टेशन है वो ज्यादातर हिमाचल में है। एंड द थर्ड वन इज शिवालिक का। ये तीनों पैरेलल रेंजेस दिख रहा है ना, तीनों पैरेलल लाइन जो है, पहला लाइन हिमाद्री का, दूसरा हिमाचल का, और तीसरा शिवालिक का। ये तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, पैरेलल रेंजेज है। ठीक है भाई, हिमालय का समझ गया बात को। ये पहला क्या हो गया, शिवालिक का रेंज हो गया, है ना। इसके ऊपर ये लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं, या हिमाचल जिसको बोलते हैं, ठीक है, या मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल रेंज। और इसके बाद द ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री रेंज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिमाद्री रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया, तीनों का हाइट भी समझ में आ गया, और पैरेलल कैसे है ये भी समझ में आ गया। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, और ये तीसरा लाइन हो गया। ठीक है भाई, समझ गए बात को। ये जो हाईलाइट हो रहा है ये क्या है, हिमाद्री है। तो दुनिया का जितना भी हाईएस्ट पीक है वो कहाँ लाई करता है, हिमाद्री में करता है। ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। इसी को ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, इसी को इनर हिमालय भी बोलते हैं, इसी को हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है भाई, सारा एक ही नाम। क्लियर हो गया। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, मोस्ट कंटिन्यूअस है, तीनों रेंज में से मोस्ट कंटिन्यूअस कौन है, हिमाद्री। कंसीडर द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ
6000 मीटर्स, यानी हिमाद्री जो है उसका एवरेज हाइट क्या है 6000। ऐसा करके हाइट जो एवरेज निकालेंगे हम लोग, कितना निकल रहा है 6000 मीटर, ठीक है। जिसमें माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है 8848 मीटर, नहीं कितना है 8848 मीटर, नहीं। चलिए भाई समझ के बात को। सेकेंड वन इज हिमाचल, ठीक है। तो हिमाद्री के बारे में देखते हैं हम लोग कुछ और चीज। जो हमारा कुछ प्रोमिनेंट पीक्स है हिमालय का, माउंट एवरेस्ट है ना, ये किसमें है हिमाद्री रेंज में है ना। कंचनजुंगा जो इंडिया में है वो भी कहाँ लाई करता है हिमाद्री रेंज में। ऐसा मकालू किस कंट्री में है नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत इंडिया में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कामेत इंडिया में, नामचा बारवा इंडिया में। दीज आर द गुरला मानता था ये, दीज आर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय, ठीक है। ये सारा क्या था हाईएस्ट पीक्स था। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। फोल्डेड जो है कैसा सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल, ठीक है भाई। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, यानी हिमाद्री रेंज जो है उसका कोर जो है हिमालय का क्या चीज से बना हुआ है ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। पेरिनियली स्नो बाउंड का मतलब जो हिमाद्री रेंज है उसमें ऐसा कोई टाइम नहीं होता है जिससे वो स्नो से कवर्ड ना हो, यानी पूरे साल वो क्या होता है स्नो कवर्ड रहता है, ठीक है। और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है यहाँ से डिसेंड होता है, ठीक है भाई, उतरता है, ठीक है। सेकेंड वन इज हिमाचल। हिमाचल की क्या खासियत है, हिमाचल जो है उसमें दुनिया का इंडिया का ज्यादातर जो हिल स्टेशन है वो हिमाचल रेंज में, ठीक है भाई। एंड द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री है, इसके साउथ थोड़ा जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा हिमाचल। एंड द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। इसी को लेसर हिमालय, इसी को हम लोग मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। दैट एक्चुअली लाइज जस्ट साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस, ठीक है। ये जो है हाईलाइट किया हुआ ये हिमाचल रेंज हो गया जो डॉटेड लाइन्स, ठीक है भाई। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ठीक है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। हिमाद्री का रेंज कितना था एवरेज 6000 मीटर्स, इसका कितना 3700 टू 4500 मीटर्स, ठीक है। इसका रेंज वेरी कहां से कहां करता है 3700 से 4500 मीटर्स की, ठीक है। जैसे हिमाद्री रेंज क्या था फुल्ली स्नो कवर्ड था, तो वहां कोई वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा हिमाद्री रेंज में। लेकिन हिमाचल रेंज में वेजिटेशन भी मिलेगा, स्नो कवर्ड माउंटेन भी मिलेगा, है ना, और सीजन के हिसाब से स्नो भी मिलेगा। ये सब हिमाचल रेंज की खासियत होती है, इसलिए ये सारा हिल स्टेशन है, ठीक है। एवरेज विड्थ क्या है हिमाचल रेंज का 50 किलोमीटर। जो भी डेटा है इस तरह का इसको हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज करें, याद रखें, ठीक है भाई। एवरेज विड्थ ऑफ हिमाचल रेंज इज 50 किलोमीटर, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो है इसका क्या है लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, किसका हिमाचल रेंज का। तब ये याद रखना है पीर पंजाल रेंज कहाँ लाई करता है हिमाचल में लाई करता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है इसका, ठीक है, समझ गए। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। अब ये सबको नाम याद रखना है कि जो पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है, महाभारत रेंज है, ये सब कहाँ है हिमाचल में। हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल रेंज में है ना, हिमाचल रेंज याद रखो, ठीक है भाई। पीर पंजाल का लोकेशन ये है, धौलाधार का लोकेशन ये है, महाभारत रेंज का लोकेशन ये है, ठीक है भाई। द रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कुल्लू वैली एंड कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। ये सब कहाँ लाई कर रहा है हिमाचल रेंज में लाई कर रहा है। और हम लोगों को अच्छे से पता है कि दीज आर द फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। कुल्लू मनाली है ना, कांगड़ा वैली, ये सब काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। पूरा का पूरा नेपाल जो है उसका जो साउदर्न पार्ट है वो किस में है शिवालिका में, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो शिवालिक रेंज जो है इसका विड्थ कितना है 10 to
50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 टू 1100 मीटर। ठीक है, हिमाद्री जो है उसका कितना था? बहुत अच्छे। हिमाद्री जो है उसका कितना एवरेज हाइट था? 6000 मीटर। ठीक है भाई। दूसरा हिमाचल जो था उसका कितना था? 3700 टू 3700 टू 4500। इसको डाटा को याद रखना, दिमाग में इसको प्रिंट कर लीजिए प्लीज। एंड द थर्ड वन इज शिवालिका रेंज। शिवालिक रेंज का हाइट कितना है? 900 टू 1100 मीटर। सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें है? ठीक है भाई, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? इसका एवरेज विड्थ कितना था? इसका एवरेज विड्थ कितना है? ठीक है भाई, इस तरह का जो भी डेटा आता है उसको दिमाग में फिक्स करते जाइए। ठीक है, दीज रेंजेज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। देखिए, टू टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स होता है। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे सेडिमेंट्स दैट इज नॉट हाईली कंप्रेस्ड, है ना, ऐसे बस ऊपर में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा शिवालिक रेंज जो है ये बना हुआ है किससे? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से, ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। नॉर्थ से जो हिमालयन रिवर्स है वो उसको कैरी कर करके लाई है, किसको? सेडिमेंट्स को, और ऐसे ही ला करके छोड़ दी है। इसको, इस तरह का जो सेडिमेंट्स है इसको अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। थिक ग्रेवल सब लोग समझ रहे हैं? थिक ग्रेवल मतलब पार्ट ऑफ द स्टोन जो है, ये पार्ट ऑफ द रॉक्स जो है, स्मॉल पीबल्स इसको बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? थिक ग्रेवल, काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है, और एलुवियम क्या हो गया? उससे जो सॉइल बनता है उसको एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डून्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे फेमस डून्स है, जैसे देहरादून, नहीं है ना, कोटली दून, पाटली दून्स, ये सब क्या है? ये सब फेमस दून्स है। दून क्या होता है? दून क्या होता है? ये है ना, लॉन्गिट्यूडनल वैली, नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, ये लाई करता है किसके किसके बीच? हाँ, लेसर हिमालय एंड शिवालिका। इधर हिमाचल है, इधर शिवालिक है, इसके बीच में ये जो गैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दून्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? चलिए, तो ये सब कुछ फेमस दून्स है हमारे पास, इसका नाम याद रखेंगे। जैसे ये देहरादून है, ये कोटली दून है, ये पाटली दून्स है। ठीक है, अब है वेस्ट ईस्ट डिवीजन। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. इसको हम लोग ऐसा पार्ट बाय पार्ट में भी डिवाइड कर सकते। अभी हम लोग जो डिवाइड किए कैसा किए? ऐसा डिवाइड किए, नहीं किए थे? किए थे ना। ये वाला हमारा हिमाद्री, ये वाला हमारा हिमाचल, ये वाला हमारा शिवालिक। अभी जब हम लोग डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको करने के लिए जगह तैयार करें। ठीक है, वेस्ट में हमारा जो वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न पार्ट है हिमालय का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय बोलते हैं, या फिर हिमाचल का हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ईस्ट का हिमालय। इसके बाद हमारे पास बीच में भी एक पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपाल का हिमालय। ठीक है, और ये जो डिमार्केशन आया, तो ये डिमार्केशन कौन कर रहा है? रिवर्स कर रही है ना। जैसे ये रेंज है, इसके बीच में कोई एक रिवर है, तो ये हिमालय को पूरा टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। उस तरह से यहाँ पर कोई रिवर है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ से कोई रिवर है तो फिर ये एक पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। इसको बोलते हैं डिमार्केशन लाइन। ठीक है भाई, तो ज्योग्राफी में डिमार्केशन लाइन कौन होता है? या तो कोई लंबा माउंटेन, या तो कोई लंबी रिवर। इसी को हम लोग डिमार्केशन लाइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। तो टू रिवर्स हो गया हमारे पास। इंडस कहाँ हो गया? लाइक दिस। सतलज कहाँ हो गया? यहीं पर हो गया। नहीं, इसके बीच में नहीं, यहाँ से यहाँ का जो माउंटेन होगा, हिमालय का जो रेंज होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। ये क्षेत्र भी पंजाब का पड़ता है, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
पंजाब हिमालय, ठीक है भाई, ये हो गया पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय बोलते हैं इसको कहीं कहीं, ठीक है। तो रीजनली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। पंजाब हिमालय को लोकली क्या बोला गया, जो कश्मीर का पार्ट है उसको कश्मीर हिमालय, जो हिमाचल का पार्ट है उसको हिमाचल हिमालय। कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पंजाब हिमालय। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये कश्मीर हिमालय हो गया, ये हिमाचल हिमालय हो गया। अगला हमारे द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। ये हो गया सतलज और ये हो गया काली रिवर्स, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय, है ना, एक्चुअली पार्ट ऑफ द उत्तराखंड है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, काली एंड तिस्ता रिवर। ये काली रिवर हो गया और ये तिस्ता रिवर हो गया। इसके बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसका डिमार्केशन कौन कर रहा है, रिवर काली और रिवर तिस्ता, आर माने रिवर है, ठीक है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। दिहांग कहाँ है, यहाँ है। तिस्ता और दिहांग के बीच में जो रिवर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हिमालय है उसको आसाम हिमालय बोलते हैं। क्लियर हो गया। और इसके बाद जो इधर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र यहाँ एक बाउंड्री खींचता है जिसको ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बोलते हैं। इसके बाद हिमालय जो है किधर जा रही है, हिमालय किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये जो साउथ की तरफ टर्न ले रहा है इसको पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड्स अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है भाई। सिंपली इसको पूर्वांचल बोलते हैं। ये पूर्वांचल हो गया, ये भी एक्चुअली पार्ट ऑफ हिमालय ही है, समझ गए। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस सब को कवर कर रहा है कौन, पूर्वांचल। समझ गए बात को। पूर्वांचल में बहुत सारा पीक्स भी है, ठीक है। दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। देखिए भाई हिमालय का कौन सा पार्ट किस तरह के रॉक से बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। विच आर एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो पूर्वांचल है वो क्या चीज से बना हुआ है, एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ, ठीक है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली। ऐसा दिख रहा है ना, पैरेलल रेंजेस चल रहा है ना, और वैलीज भी पैरेलल ही चल रहा है, ठीक है। ये वैली हो गया। द पूर्वांचल कंप्राइजेज ऑफ पटकाई हिल्स, हिल्स का नाम याद रखना, ठीक है। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, याद रहेगा। कौन कौन हिल्स है इसमें, पूर्वांचल में, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफ रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।